आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। आप देख ही रहे हो पिछले कई दिनों से जियो पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट काफी ज्यादा वॉलेटाइल, अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल बनी हुई है। ईरान ने काफी ज्यादा बड़ा अटैक किया है इसराइल के ऊपर, 200 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं और इसराइल जो है वो रिटेलिएट तो करेगा, बिकॉज ऑलरेडी बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान के लिए ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, ये बहुत बड़ी गलत डिसीजन ईरान ने लिया है। अब कितना बड़ा रिटेलिएशन होगा ये तो समय बताएगा, बट एक चीज जो दिखते हुए नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके थोड़े मोराल और कॉन्फिडेंस इस समय हाई हो गया है जब से ईरान ने इस तरीके का अटैक इसराइल के ऊपर किया है। और ये कैसे दिखता है कि उनकी कॉन्फिडेंस हाई हो चुकी है, तो आप ये न्यूज देख सकते हैं कि थर्सडे को यमन के जो हुदी रेबल्स हैं उन्होंने एक ड्रोन अटैक कर दिया है इसराइल के कैपिटल तेल अवीव में। और इस बात की पुष्टि अब फाइनली इजरायली डिफेंस फोर्स ने कर भी चुका है कि इस तरीके का ड्रोन अटैक हुआ है। तो हुदी रेबल्स का अटैक करना इस समय जब इसराइल रिटेलिएशन के बिल्कुल मूड में है, ये बताता है कि हुदी रेबल्स जो है वो अपने कॉन्फिडेंस और अपने मोराल में काफी ज्यादा हाई नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आज का न्यूज है, जहां पर यमन को जो ईरान बैक्ड हुदी रेबल्स हैं उन्होंने तेल अवीव के ऊपर ड्रोन के थ्रू अटैक किया है। ये जो पर्टिकुलर अटैक है ये जाफा रीजन के पास हुआ है, जो तेल अवीव के काफी करीब में है, वाया यूजिंग द जाफा ड्रोन्स। अगर हुदी रेबल्स की बात करें तो हुदी रेबल्स के हिसाब से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल था। मतलब जो आयरन डोम सिस्टम है इसराइल का वो इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया। हुदी रेबल्स का ये कहना है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हम जहां पे ड्रोन्स को चाहते थे टारगेट करना, ड्रोन्स ने वहीं पे टारगेट किया है। दिस शोज कि दिस ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। कितने कैजुअलिटीज हुए हैं, कितने सिग्निफिकेंट डैमेजेस हुए हैं, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं हुई है। तो ये पर्टिकुलर इमेज आप देख सकते हैं, इसका एक वीडियो भी अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किस तरीके से रात को ईरान जब अटैक किया उसके जस्ट नेक्स्ट दिन हुदी रेबल्स ने इस तरीके के अटैक तेल अवीव में किया है। और देख सकते हैं जाफा रीजन जो है वो इजराइल के कैपिटल तेल अवीव के काफी करीब है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है। तो एक सिग्निफिकेंट लोकेशन भी है जाफा रीजन का जहां पे इस तरीके से हुदी रेबल्स ने अटैक किया है। और हुदी रेबल्स आपको पता ही है कि ये अटैक कोई नया नहीं है। इनफैक्ट वेंसडे को भी हुदी रेबल्स ने क्रूज मिसाइल्स इसराइल के ऊपर दाग दिए थे ईरान के अटैक के पहले। तो ईरान जिस समय अटैक कर रहा था उसके पहले ही हुदी रेबल्स ने क्रूज मिसाइल डाल दिया। अब जब ईरान अटैक कर चुका है तो उससे भी बड़ा ड्रोन अटैक इस समय हुदी रेबल्स ने इसराइल के ऊपर कर दिया है। और इनफैक्ट पिछले एक साल से लगातार इस तरीके के अटैक हुदी रेबल्स के द्वारा किया जा रहा है, इन बिकॉज ऑफ द सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियंस। कि उनका कहना है कि जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस को इसराइल हार्म पहुंचा रहा है, तो जब तक वो इसराइल हार्म पहुंचाएगा तब तक हम इसराइल को हार्म पहुंचाते रहेंगे। इसलिए पिछले एक साल से हुदी रेबल्स इस तरीके के कांस्टेंट अटैक कर रहे हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है, आपको पता है कि इसराइल ने लेबनान का इन्वेजन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आज इसराइल का जो ऑपरेशन था लेबनान में, उसमें इसराइल डिफेंस फोर्स के 8 कॉम्बैट सोल्जर्स आज दे हैव पास्ड अवे बाय द अटैक फ्रॉम द हिजबुल्लाह। तो इसराइल के लिए एक और छोटा सा लॉस यहां पे लेबनान में है। ऑल्दो इसराइल ने बहुत सारे हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स को मारा है, बट इसराइल द सो कॉल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, और उसके 8 डिफेंस फोर्स आज के इस पर्टिकुलर ग्राउंड इन्वेजन में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से टेंशन और बढ़ जाता है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। और ये बात आपको पता होगा कि इसराइल के लिए हमास का इन्वेड करना रिलेटिवली आसान था, लेकिन हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लेबनान में इन्वेड करना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज हिजबुल्लाह हैज स्टिल मिसाइल्स। ऑल्सो हिजबुल्लाह एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो लगभग अपने लोएस्ट लेवल पे है जब से उसके सुप्रीम लीडर नसरल्लाह ही चल बसे हैं और जितने भी टॉप कमांडर्स हैं। बट नो डाउट इज हिजबुल्लाह के पास अभी भी लाखों मिसाइल्स पड़े हैं, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह अगर चाहे तो डैमेज पहुंचा सकता है इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में चल रहा है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में हमारे बैचेस चल रहे हैं। मुखर्जी नगर के हिंदी मीडियम के बैचेस
3 और 21 अक्टूबर, और प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन मीडियम में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात आता है कि ये जो मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया है, ये शैडो वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुका है जब से ईरान ने अटैक किया है, तो क्या ये रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? अगर एर्डोगन की बात करें, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस पर्टिकुलर पिक्चर में काफी ज्यादा कूद पड़े हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जो टर्किश प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फोर्स नहीं भेज पा रही है इसराइल के अगेंस्ट, इसराइल के इस इन्वेजन को रोकने के लिए, तो इनफैक्ट यूएनजीए को फोर्स यूज करना चाहिए इसराइल के अगेंस्ट। तो एर्डोगन जो है वो भी अपने काफी ज्यादा मसल्स को फ्लेक्स कर रहे हैं, इस समय ईरान के समर्थन में आ चुके हैं। ऑल्दो ईरान और टर्की का रिलेशन काफी अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज टर्की जो है वो एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री और ईरान जो है वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, और हमेशा से ये दोनों कंट्रीज अपने सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में टर्की जो है और ईरान, उन दोनों के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन बनते हुए नजर आ रहा है। और इस पूरे क्राइसिस में जो एर्डोगन है, उन्होंने काफी ज्यादा एग्रेसिव बयानबाजी किया। इनफैक्ट आप देखोगे कुछ महीने पहले जुलाई के समय इन्होंने कहा था कि इनफैक्ट वो इजराइल को इन्वेड भी कर लेंगे अगर इजराइल अपने इस हरकतों को बंद नहीं करेगा। अब एर्डोगन कितने सीरियसली बात कर रहे हैं ये तो समय बताएगा, बट अभी तक एर्डोगन केवल बयानबाजी के अलावा किसी भी तरीके का एक्शन इन्होंने नहीं लिया है। और इसी बीच में डेवलपमेंट ये भी आ रहा है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियान, वो कतर पहुंच चुके हैं, और कतर के साथ एक बड़ा बायलैटरल रिलेशनशिप उनका स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। आपको पता है कि इस अटैक के पहले रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहली बार ईरान आए थे, और अब ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो कतर पहुंच चुके हैं। मतलब ईरान जो है वो ऐसे कंट्रीज जिनका वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, बिकॉज आपको पता है कतर भी एक ऐसा कंट्री है जिसका सऊदी और यूएई के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है जितना उन कंट्रीज के साथ वेस्ट के साथ है। तो इसलिए ईरान जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट जो भी कंट्रीज हैं लाइक रशिया, कतर, इन सारे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को बना रहा है। लेकिन इन सारे क्राइसिस में इंडिया के लिए काफी बड़ा इंपैक्ट आज देखने को मिला। हमारा सेंसेक्स जो है वो फर्दर क्रैश किया। आपको पता है एक वीक से लगातार जो है वो सेंसेक्स क्रैश कर रहा है। आज भी सेंसेक्स बहुत भारी रेट से घटा है। तो स्टॉक मार्केट में लगभग 6 लाख करोड़ का अभी तक लॉस देखने को मिला है। और इसी बीच में आपको यह भी पता होगा कि ईरान इजराइल का इस तरीके से वॉर चल रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया जो है वो ईरान के साथ जॉइंट नेवल ड्रिल्स कर रहा है। इंडिया अगर चाहता तो जॉइंट नेवल ड्रिल्स को बंद कर सकता था ईरान के साथ, लेकिन इंडिया ने इस बार अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को दिखलाया और ईरान के साथ हमने नेवल ड्रिल्स को किया। तो यह बताता है कि इंडिया जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में भी इंडिया बैलेंसिंग एक्ट किया था, वैसे ही इंडिया जो है वो ईरान और इजराइल के साथ दोनों के साथ बैलेंसिंग रिलेशन कर रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया ईरान की रिलेशन हिस्टोरिकली बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ईरान को जेसीपीओए के बाहर किया गया है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, इंडिया का जो भी रिलेशन था ईरान के साथ खत्म हो चुका था। लेकिन आज इंडिया चाहे या ना चाहे, ईरान की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अगर हमें अफगानिस्तान और यूरोप में जाना है, बिकॉज आपको पता है इंडिया चाबहार पोर्ट भी बना रहा है, हम क्योंकि हमें पाकिस्तान को किसी भी तरीके से बाईपास करना है, तो आज इंडिया ने भी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एग्जांपल दिया कि हमारा जो प्लान्ड नेवल ड्रिल था उसको हमने कंटिन्यू किया। अब बेसिकली इन सारे चीजों को क्रक्स क्या निकल के आता है कि क्या इंडिया इस पूरे क्राइसिस में स्टेप इन करेगा। अगर आप देख सकते हैं कि जयशंकर का फाइनली स्टेटमेंट आया है और जयशंकर ने कहा है कि इंडिया जो है इट इज रेडी टू मेडिएट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। पिछले कई महीनों से इंडिया के ऊपर सेम प्रेशर था टू मेडिएट, टू इंश्योर कि एक सीज फायर आए रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब जयशंकर का कहना है कि इंडिया जो है वो स्टेप अप कर सकता है इजराइल और ईरान के बीच में। ये बताता है कि आज के दौर में जब जियो पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, इतनी ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है, कंट्रीज बढ़ चुके हैं, कोल्ड वॉर वाली पॉलिटिक्स वापस से आ चुकी है, एक ऐसा पोल है इस पूरी दुनिया में जिसपे
बाकी तमाम कंट्रीज का भरोसा है वो है इंडिया, बिकॉज ऑफ इंडियाज हमेशा से फोकस ऑफ नॉन अलाइनमेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो इसलिए इंडिया के ऊपर भरोसा है सारे कंट्रीज का कि इंडिया जो है वो एक न्यूट्रली इस पूरे क्राइसिस को आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को स्टेप इन करना चाहिए, या क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इजराइल का हिजबुल्ला और हुदी रेबल्स के द्वारा और अटैक्स को बढ़ाया गया है, इजराइल कोई बहुत बड़ा रिटेलिएशन करेगा? तो आपका क्या व्यूज है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।